बताते हैं कि पैब्लो पिकासो एक पेंटर था, बहुत ही महान पेंटर था, आपको पता ही होगा। तो पैब्लो पिकासो की एक आदत थी कि वो दिन भर लोगों की एनर्जी सक कर लेता था। उनकी ग्रैंड डॉटर ने खुद ये चीज़ बोली है कि वो लोगों के अंदर से एनर्जी ऐसे सक करते थे जैसे कि वो। चैप्टर 4 है ओपन योर कैबिनेट ऑफ क्यूरोसिटीज़, यानी अपनी क्यूरियोसिटीज़ का कैबिनेट खोलिए। कैसे? 16th और 17th सेंचुरी यूरोप में एक बहुत ही फैशनेबल ट्रेंड था कि लोग अपने घरों में ऐसे आइटम्स को रखते थे जो उन्होंने पूरी दुनिया से कलेक्ट करा। फॉर एग्जांपल कोई प्रेशियस पर्ल या कोई बुक या कोई स्केलेटन या कोई हॉर्न या कोई ऐसी प्रेशियस चीज़ जो उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर कलेक्ट करा है। ये दिखाता था कि उनका टेस्ट कैसा है, वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं या किन चीज़ों के बारे में क्यूरियस हैं, क्या चीज़ें उन्हें एक्साइट करती हैं, उनकी दुनिया कैसी है, उनका टेस्ट कैसा है आर्ट का। तो इसी तरीके से ऑथर बताते हैं अगर आपको एज अ क्रिएटर बेटर बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इन्फ्लुएंस अच्छी जगहों से लें और क्वालिटी बुक्स, क्वालिटी नॉवेल्स या जो भी आर्ट पीसेस आपको पसंद है वहाँ से लें। बिकॉज ऑथर कहते हैं यू आर ओनली एज गुड एज योर कलेक्शन, यानी आपका काम उतना ही अच्छा होता है जितना आप जहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं। जितना वो इंस्पिरेशन अच्छा होता है उसी हिसाब से आपका काम अच्छा होगा, राइट। अगर आप जैसे लास्ट बुक में भी ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर आप गार्बेज ही कलेक्ट करेंगे तो जो आउटपुट होगा वो गार्बेज होगा, लेकिन आप क्वालिटी कलेक्शन रखेंगे, आपकी इन्फ्लुएंसेस जो होंगे वो क्वालिटी होंगे, तो फिर जो उसका रिजल्ट होगा वो भी क्वालिटी होगा। तो यही कहते हैं ऑथर, आपको जो भी चीज़ें इंस्पायर करती हैं मेक श्योर वो क्वालिटी कलेक्शन है और बहुत सारा क्वालिटी कलेक्शन इकट्ठा करें, बिकॉज इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा एक फाइन टेस्ट डेवलप करने में एज अ क्रिएटर। और उसके बाद वो एक बात बताते हैं, दे शुड बी नो गिल्टी प्लेजर। नो गिल्टी प्लेजर्स ये क्यों बोलते हैं ऑथर? उसका रीज़न सिंपल है। काफ़ी बार लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं लेकिन फुल हार्टेडली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये हाँ मैं पसंद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को नेल आर्ट पसंद होती है बट वो बड़े शाय होते हैं एक्सेप्ट करने से कि उनको ये चीज़ पसंद है। तो ऑथर कहते हैं जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उसे पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट करिए, बिकॉज जो चीज़ आपको पसंद है उसके बारे में आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। वो आपका एक तरीके से इंस्पिरेशन भी हो सकता है किसी बेटर चीज़ को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद ऑथर जो नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं वो है क्रेडिट इज़ ऑलवेज ड्यू, यानी काफ़ी बार हम लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं लेकिन क्या भूल जाते हैं उनको क्रेडिट देना। तो बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी से कोई भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी बुक से है, राइटर से है, मूवी से है या किसी यूट्यूब वीडियो से, क्रिएटर को क्रेडिट देना बिल्कुल मत भूलिए, हमेशा उनको क्रेडिट दीजिए। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी सोर्स है जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्रेडिट कुछ मतलब लिखा ही नहीं है, कुछ एनोनिमस टाइप का है, तो उसे अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने से थोड़ा रिफ्रेन करिए। बिकॉज क्या होता है कि जब आप प्रॉपर क्रेडिट नहीं दे पाते तो आपके लिए इशू क्रिएट हो सकता है कॉपीराइट का या और भी चीज़ें, ठीक है। तो जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है कि ये इस इंसान ने, इस राइटर ने इस बुक से यहाँ से लिया है, वही प्रेजेंट करिए और उसको प्रॉपरली क्रेडिट दीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं पता उनको प्रेजेंट मत करिए। नंबर 5 टेल गुड स्टोरीज़। तो ऑथर कहते हैं जो स्टोरीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं आपको डिसीजन लेने में, और जब आप अच्छी स्टोरीज़ लोगों को सुनाते हैं तो लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। और वैसे भी ह्यूमन बीइंग्स में उनका इमोशनल साइड डोमिनेंट होता है लॉजिकल साइड पे। तो स्टोरीज़ जब आप सुनाते हैं तो दोनों साइड कन्विंस हो जाते हैं, इमोशनल और लॉजिकल, राइट। तो अच्छी स्टोरी सुनाना बहुत ज़रूरी होती है। अब इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को, दो फेसेस को या किसी दो चीज़ों को देखते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन ये नहीं होता है कि ये रियल है या फेक है। हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये कहाँ से आई, किसने बनाया, कैसे ये यहाँ तक आए, राइट। तो इसी में वो एग्जाम्पल देते हैं दो पेंटिंग्स का। एक पेंटिंग एक डच मास्टर ने बनाई होती है और एक पेंटिंग एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने बनाई होती है। अब दोनों की दोनों पेंटिंग्स एकदम सेम दिखती हैं, उसमें कोई भी फ़र्क, एक लेमैन अगर उसे देखेगा तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं कर पाएगा, और वो पेंटिंग ए की भी वही कीमत देगा जो पेंटिंग बी की देगा। बट ऐसा क्यों? क्या हम इस नैरेटिव को फ्लिप कर सकते हैं? हम इस नैरेटिव को बिल्कुल फ्लिप कर सकते हैं। कैसे? बाय टेलिंग स्टोरीज। अगर आप पेंटिंग बी के बारे में ज़्यादा बेटर स्टोरी बता सकते हैं तो लोग पेंटिंग बी, जो कि एक फेक पेंटिंग है, उसके लिए भी लोग इक्वल पैसा या मे भी ज़्यादा पैसा देंगे अगर आप इंटरेस्टिंग स्टोरी बयां करेंगे तो। अगर आप अपने काम को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अगर आप उसके बारे में सही स्टोरीज प्रेजेंट करते हैं तो लोग आपसे काम करवाना चाहेंगे। अब स्टोरीज किस तरीके की होना चाहिए? स्टोरीज एकदम लॉजिकल होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, स्टोरी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो
मिडिल है वो लास्ट में आ रहा है और बिगनिंग मिडिल में आ रही है, राइट। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत सारे स्टोरी स्ट्रक्चर्स हैं और मेरा एक इनफैक्ट बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी हैं कि कैसे आप बेटर स्टोरी टेलर बन सकते हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो उसे चेकआउट ज़रूर करना। बट बहरहाल बात यह है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक आपके पास तरीका होना चाहिए कैसे आप हुक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे आप उसको स्टोरी को आगे लेके जा रहे हैं, कैसे उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, फिर कैसे उसे रिजॉल्व कर रहे हैं और फाइनली उसका टेक अवे मैसेज क्या है, राइट। तो ये चीज़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। और उसके साथ साथ वो बताते हैं प्रमोट योर सेल्फ एट पार्टीज़। जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं तो शांति से चुपचाप एक कोने में मत बैठिए। जब आपसे लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो अगर आप डॉक्टर या लॉयर हैं तो आपका आंसर बहुत आसान होगा कि आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ लॉयर। बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर या किसी क्रिएटिव जॉनर में हैं तो आपका आंसर इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऑथर कहते हैं कि इस आंसर को एक शॉर्ट और स्वीट बायो दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑथर ने अपनी बायो बना रखी है, आई एम अ राइटर हु स्केचेस, राइट। सो ये उनकी यूनिक बायो है। ऐसे ही आपका ऐसा क्या स्पेशल ट्रेट है, जैसे मैं अपने बारे में पूछ सकती हूँ, आई एम अ पब्लिक स्पीकर हु इज़ अ पैशनेट स्टोरी टेलर, राइट। तो ये मेरा एक निश है, राइट, जिसमें मैं खुद को एक एक्सपर्ट मानती हूँ, राइट। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि अपनी काम की जेन्युइन स्टोरी बताइए, यानी कोई फेक स्टोरी मत बताइए, कोई बहुत ही ऐसी स्टोरी मत बताइए जो कि अनबिलीवेबल है। अपनी ऑनेस्ट बातें बताइए, जस्ट अपने ऑनेस्ट फैक्ट्स बताइए, कुछ ब्रैगिंग मत करिए, बिकॉज उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जैसा काम होगा लोग आपको पहचान ही जाएंगे उस काम के बेसिस। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी पार्टी में जाएं या खुद को इंट्रोडक्शन का मौका मिले तो अच्छे से एक स्टोरी की फॉर्म में अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, एक शॉर्ट बायो दीजिए और उसके पीछे की एक शॉर्ट सी कहानी दीजिए। उसको काफ़ी बार प्रैक्टिस करिए ताकि वो स्टोरी आप भूल ना पाए और आराम से बिना किसी स्ट्रेस के लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ। चैप्टर 6 है टीच व्हाट यू न्यू, यानी काफ़ी बार लोग डरते हैं कि अगर मैं अपने ट्रेड सीक्रेट्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें लोगों को बता दूंगा तो शायद मेरी नॉलेज कम हो जाएगी। ऑथर कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एग्जांपल देते हैं एक बारबेक्यू ओनर फ्रैंकलस्टीन्स, एक वहाँ का एक बहुत ही बड़ा बारबेक्यू है यूएस का। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि जब एक कोई नया इंसान आता है तो उसको वो पूरी ट्रेनिंग देते हैं उनके जो शेफ्स हैं कि किस तरीके से उस बारबेक्यू को बनाना है, किस तरीके से रोस्ट करना है, किस तरीके से मैरिनेट करना है, ये सारी नॉलेज देते हैं। लेकिन तब भी जो उनके ट्रेडिशनल शेफ्स हैं जो सालों से काम कर रहे हैं उनका मुकाबला कुछ महीनों बाद भी सीख के नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अपना सीक्रेट दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी महारत भी उसे दे दें। महारत हासिल करने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन लगता है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगते हैं चीज़ों के। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचिए जब आप किसी को पढ़ाते हैं कि आप अपनी नॉलेज फ्री में किसी को दे दी, राइट। आप ये सोचिए कि जब आप किसी को पढ़ा रहे हैं आप अपना काम दिखा रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट और लोग आपके पास आ सकते हैं, आपके काम की ज़्यादा तारीफ हो सकती है और आपका काम उन लोगों तक पहुंच सकता है जो आज तक आपको नहीं जानते। इनफैक्ट आप अपने काम को इस तरीके से सोचिए कि जब आप लोगों को पढ़ाएंगे आप उनको किसी चीज़ में बेहतर बनाएंगे तो आप कैसे उन लोगों को बेहतर बना सकते हैं? क्या आप किसी ट्यूटोरियल के थ्रू बना सकते हैं, किसी वीडियो के थ्रू बना सकते हैं, बुक्स के थ्रू बना सकते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू बना सकते हैं, जिस भी तरीके से बना सकते हैं। आपका आइडिया होना चाहिए, आपको जो भी आता है वो लोगों को सिखा दें। बिकॉज जब आप नई नई चीज़ें लोगों को सिखाते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी नॉलेज की ज़्यादा इज्जत करते हैं, राइट। और आपका कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता। जैसे ट्रेडिशनल सेंस में सोचते हैं ना लोग कि अगर मैंने अपनी नॉलेज किसी को दे दी तो मेरी नॉलेज कम हो गई। नहीं, आपकी नॉलेज कभी कम नहीं होती। इनफैक्ट जब आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो आप भी साथ साथ नई चीज़ें सीखते हैं, नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करते हैं, एक नए आइडिया आते हैं आपके दिमाग में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते। और ये चीज़ मैंने सच में फील करी। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ मैं खुद इंस्पायर हो जाती हूँ। सो आपका ही फ़ायदा है। कभी ये मत सोचिए कि आप अपनी नॉलेज को जब देंगे बांटने से नॉलेज कम नहीं होती, बढ़ती है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। चैप्टर 7 में कहा गया है डोंट कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू अ ह्यूमन स्पैम। अब एक स्पैमर क्या होता है? कंटिन्यूसली आपके ऊपर चीज़ें इतने सारे नोटिफिकेशंस भेजता है कि आप परेशान हो जाते हैं, राइट। तो आपको स्पैमर नहीं बनना है। आपको कहाँ स्टैंड होना है? अगर शेयरिंग का स्केल है तो आप अगर कुछ शेयर नहीं करते हो तो आप एक होर्डर हो। अगर आप कंट्रीब्यूटर हो यानी आप कुछ दूसरों से लेते भी हो और कुछ दूसरों को शेयर भी करते हो तो आप कहलाते हो कंट्रीब्यूटर। और फिर आता है स्पैमर। स्पैमर सिर्फ अपना कंटेंट प्रेजेंट करता है, सिर्फ अपने बारे में बात करता है, सिर्फ अपने पे फोकस्ड रहता है।
जबकि आपको स्पैमर नहीं बनना है, आपको दूसरे के काम में भी इंगेज करना है। लिंक्डइन का भी एल्गोरिदम अगर आप देखिए या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट का, वो इसी पे बेस्ड है। अगर आप सिर्फ अच्छे पोस्ट लिख रहे हैं और आप लोग के पोस्ट के साथ या वीडियोज़ के साथ इंगेज नहीं कर रहे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप दूसरों के वीडियोस पे भी इंगेज करते हैं, उनके वीडियोस पे भी कमेंट्स करते हैं, तो लोग भी फिर आपके वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। एज अ रिजल्ट आपके सब्सक्राइबर्स या फैंस या फॉलोअर्स बनते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि आप जब भी शेयर कर रहे हैं ना, आपको बहुत कम शेयर करना है। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ शेयर नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, किसी और के कंटेंट पे एंगेज ही नहीं कर रहे। आपको एज अ कंट्रीब्यूटर रहना है। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं, यू वांट टू विन हार्ट्स नॉट आईबॉल्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके कितने कनेक्शंस हैं ये मैटर नहीं करता, आपकी किस टाइप की कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट। आपका उन कनेक्शन से कैसा बॉन्ड है ये मैटर करता है। आपकी जो क्वालिटी ऑफ कनेक्शंस है वो ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ कनेक्शंस। सो जब भी आप ऑनलाइन स्पेस पे जा रहे हैं, आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कितने फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, कैसे मैं जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ाऊँ। आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए कि कैसे आप अपने कंटेंट को बेटर से बेटर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो लोग बार बार आपका ही कंटेंट पढ़ना चाहें। और उसके बाद वो कहते हैं कि द वेम्पायर टेस्ट। वेम्पायर टेस्ट यानी, अब इसमें बहुत ही, वेम्पायर टेस्ट क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी। वेम्पायर टेस्ट में वो बताते हैं कि पैब्लो पिकासो एक पेंटर था, बहुत ही महान पेंटर था, आपको पता ही होगा। तो पैब्लो पिकासो की एक आदत थी कि वो दिन भर लोगों की एनर्जी सक कर लेता था। उनकी ग्रैंड डॉटर ने खुद ये चीज़ बोली है कि वो लोगों के अंदर से एनर्जी ऐसे सक करते थे जैसे कि वो किसी ट्यूब से अपने ऑयल पेंट्स निकालते थे। इस तरह से वो लोगों की एनर्जी सक करते थे। अब उन्होंने बताया कि अगर, और उसके जस्ट ठीक ऑपोजिट एक स्कल्प्टर था, रोमेनियन स्कल्प्टर, वो बहुत समझदार था। जैसे ही कोई वैम्पायर उसकी लाइफ में आता था वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता और उसे लगता था अगर उसकी एनर्जी उस इंसान के आने से ड्रेन हो रही है तो उसे बिल्कुल भी आने नहीं देता था, और अगर उसे रिफ्रेश फील हो रहा है उस इंसान के आने से तो फिर वो उसके साथ रहता। तो वैम्पायर टेस्ट बहुत सिंपल है, उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन करिए जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपको रिफ्रेश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना, कोलैबोरेट करना, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं। चैप्टर 8, लर्न टू टेक द पंचेस। अब ऑथर कहते हैं एज अ क्रिएटर आपके सामने बहुत सारा प्रेज भी आएगा और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आएगा, और जो क्रिटिसिज्म है ये एक पंच की तरह होता है और इसको सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वो बताते हैं कि जब आप बॉक्सिंग करते हैं तो पंचेस लेना एक आर्ट होती है, तो किस तरीके से सही तरीके से पंचेस लें ये हम सीखेंगे। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है सबसे पहले कभी भी पर्सनली ना लें, उसको एज अ फीडबैक लें, उसे एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ लें। और अगर वो इंसान आपको लग रहा है कि वो सिर्फ एक ब्लेटेंट हेटर है, वो सिर्फ आपको हेटरेट देने की कोशिश कर रहा है, तो उसका फीडबैक बिल्कुल भी मत दीजिए। उसके साथ साथ वो कहते हैं स्ट्रेंथन योर नेक, यानी अपनी गर्दन मजबूत करिए। गर्दन मजबूत करने का मतलब क्या है? गर्दन मजबूत करने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को, अपने कंटेंट को बाहर लेके जाइए, लोगों के सामने प्रेजेंट करिए, क्योंकि जितने लोगों से जितना ज़्यादा आप क्रिटिसिज्म लेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए क्रिटिसिज्म लेना, और जितना कम आप क्रिटिसिज्म लेंगे तो आप हमेशा डरते रहेंगे कहीं कोई आपको क्रिटिसाइज़ ना कर दे, राइट। तो क्रिटिसिज्म लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ क्रिएटर। और जो भी आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, कीप रोलिंग विद क्रिटिसिज्म, यानी अपना काम आगे बढ़ाते रहिए। देखिए अगर सच में कोई फीडबैक ऐसा है जो कि आपको इम्प्रूव कर सकता है या आपके काम को बेटर कर सकता है तो उसे ज़रूर लीजिए। और फाइनली वो कहते हैं कि प्रोटेक्ट योर वल्नरेबल एरियाज, यानी अगर कोई ऐसा पीस ऑफ आर्ट है या ऐसा कोई पीस ऑफ कंटेंट है जो कि आपके दिल के बहुत क्लोज है या बहुत सेंसिटिवली आप उससे अटैच्ड हैं, तो उसको पोस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचिए और तभी पोस्ट करिए जब आप रेडी होंगे हर तरह की फीडबैक को लेने की। चैप्टर 9 है सेल आउट, यानी एज अ क्रिएटर जब आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक इवेंट को, हर एक चीज़ को येस बोलते हैं। आपके टाइम और एनर्जी की कुछ वैल्यू है और उसके रिटर्न में यू विल आस्क फॉर मनी, राइट। तो अगर आपका काम अच्छा है, आप काम में बेहतरीन है और उसके बदले में आप पैसा चार्ज करते हैं तो ये कुछ भी गलत नहीं है, राइट। ये उसी तरीके से जैसे आपको सुबह चाय की पत्ती चाहिए होती है बिकॉज आपको चाय चाहिए, राइट, तो आप उसके लिए पैसा पे करते हैं। इसी तरीके से एज अ कंटेंट क्रिएटर जब आप अच्छा काम करते हैं तो आप अपने काम के लिए पैसा चार्ज कर सकते हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपका
जो क्रिएटिविटी की जो पैसा आप जो चार्ज करते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी और आपके पैशन का एक तरीके से एक्सचेंज है, राइट। तो कभी भी इस बात को लेके परेशान मत होइए, घबराइए मत कि मुझे चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कहीं मुझे लोग एक टैग ना दे दें कि ये आर्टिस्ट या ये क्रिएटर सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। नहीं, हर इंसान को पैसे चाहिए होते हैं। पैसा इज़ अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ, और इससे अपने दिमाग को खोलिए कि आप जब सुबह कोई भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको शॉपकीपर को पैसे देने होते हैं। आप बातों से, स्टोरी से, ड्रीम से, एम्बिशन से चीज़ें नहीं खरीद सकते, राइट। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है। जब आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें तो आप फेयर प्राइस रखिए अपने काम के लिए, और बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए अपने काम के लिए चार्ज करने से। दूसरी चीज़ जो वो बताते हैं वो ये है कि जब भी आपको ऐसा काम मिले जो कि आपको पसंद है और आपको उसके बदले में पैसे भी मिल रहे, तो उससे मना मत करिए, उसे हमेशा एक्सेप्ट करिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है या जिससे आप रेजोनेट नहीं करते बट उसमें पैसे बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पर उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज आप एक चीज़ में जिसे आप पसंद करते हैं उसमें बहुत बेटर बनना चाहते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, रादर देन 10 ऐसी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं बट आप उसके मास्टर नहीं। उसके साथ साथ वो बताते हैं कि अपनी एक मेलिंग लिस्ट ज़रूर रखिए। अब वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि ईमेल डेड है, बल्कि ईमेल डेड नहीं है। मल्टी-मिलियन डॉलर के बिजनेसेस सिर्फ ईमेल लिस्ट से चल रहे होते हैं। अब ईमेल लिस्ट क्या होती है? आप कुछ लोग का ईमेल निकालते हैं, कुछ क्या हज़ारों लाखों लोग की धीरे धीरे वो लिस्ट बढ़ते बढ़ जाती है। तो किसी एक टॉपिक पे आप हर हफ्ते लिखते हैं अपने व्यूअर्स को, और इन रिटर्न वो हर हफ्ते आपका लेटर पढ़ने आते हैं, तो वो आपको अपनी अटेंशन दे रहे हैं आपके अच्छे काम के बदले। और अगर जब आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाते हैं, जब आपकी ईमेल लिस्ट मिलियंस में चली जाती है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप एक्चुअली ऑफर्स दे सकते हैं अपने बुक्स के, अपने प्रोडक्ट्स के, अपने एफिलिएट चीज़ों के। तो तब आप वहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपनी एक ईमेल लिस्ट बनाइए, बिकॉज ईमेल एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़त्म कभी नहीं हो सकती, सालों से चला आ रहा है, और एक ईमेल लिस्ट बनाना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। और फाइनली वो कहते हैं पे फॉरवर्ड, यानी जो भी लोगों ने आपको यहाँ तक आने में हेल्प करी, आपके मेंटर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर्स, आपके हीरोज़, आपके इन्फ्लुएंसर्स, सबको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको क्रेडिट दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए जब भी आप उन्हें दे सकते हैं। चैप्टर 10 और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टिक अराउंड। वो कहते हैं क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कुछ टाइम करें और फिर छोड़ दें। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी आपने एज अ क्रिएटर अगर प्लेज लिया है कि मैं क्रिएटिव प्रोसेस में रहूँगा, तो आपको कमिट करना पड़ेगा कि आप पूरा लाइफ टाइम उस प्रोसेस को देंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आर्टिस्ट की एक हाई आए और उसके बाद सीधा हाई 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 और हाई ही रहे, राइट। लाइफ एक साइनोसोडल ग्राफ की तरह होती है, कभी हाई होते हैं, कभी लो, फिर कभी हाई, कभी लो, राइट। तो आपका एक सक्सेस या एक फेलियर आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। तो इसलिए आपको कंटिन्यूसली काम करना है। इनफैक्ट एक ऑथर इसमें लिखते भी हैं कि वी वर्क नॉट बिकॉज वी हैव टू, बट बिकॉज वन सब्जेक्ट लीड्स टू अनदर। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हम काम करें, ज़रूरी ये है कि हम काम इसलिए करें बिकॉज एक काम दूसरे से लीड करता है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिएटिव प्रोसेस में कि आप इतना लंबे समय तक उस प्रोसेस में रहें ताकि लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगे, आपको क्रेडिबिलिटी देने लगे, आपको एक ऐसा चेहरा मान लें जो कि वो अपना गुरु, एक्सपर्ट या जो भी प्रोफेशनल मानने लगे, राइट। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस क्रिएटिविटी के फील्ड में अगर आपने जंप मारी है तो लंबा टाइम दें। चेन स्मोक कहते हैं ऑथर कि चेन स्मोक क्रिएटिविटी, यानी जैसे चेन स्मोकर्स कंटिन्यूसली फूकते रहते हैं, ऐसे आपको क्रिएटिविटी फूकनी है, यानी क्रिएटिविटी अपने काम में हर दिन डालनी है। और जब भी आपको ओवरवेल्म फील हो, कहते हैं कि ब्रेक लो लेकिन वापस आ जाओ, राइट। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा ही लो फील हो रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए अपने काम से ब्रेक लो और फिर दोबारा से स्टार्ट नहीं करना है आपको वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से आपने अपना काम छोड़ा है। दोबारा से सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है, जहाँ तक आपने काम करा था अब उससे आगे जाना है, राइट। तो ये थी बुक समरी इस चैप्टर की। अब हम फाइनली इस पूरी बुक को समराइज करते हैं और इन 10 चैप्टर्स को दोबारा से क्विकली 1 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कंप्रेस करने की। चैप्टर 1 था डोंट बी अ जीनियस, बी अ स्कीनियस, यानी एक ऐसी ट्राइब ज्वाइन करिए जहाँ पर सब लोग एमेचर्स हैं, आपके जैसे हैं, कोलैबोरेट करने को रेडी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प करते हैं ग्रो करने में। चैप्टर 2 था थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, यानी ये सोचिए कि आपकी हर दिन की क्रिएटिविटी किस तरीके से बाहर आएगी, उसका प्रोसेस सोचिए, फाइनल प्रोडक्ट पे ज़्यादा मत सोचिए, पहले प्रोसेस, एक सिस्टम बनाइए हर दिन क्रिएटिव होने के लिए।
चैप्टर 3 था शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे, यानी हर दिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करिए लोगों के साथ ताकि वो आपकी जर्नी से कनेक्टेड रहे। चैप्टर 4 था ओपन योर कैबिनेट ऑफ क्यूरोसिटीज, यानी जो भी चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं उनका एक कलेक्शन बनाइए और उनसे कंटिन्यूसली इंस्पिरेशन लेते रहिए। चैप्टर 5 था टेल गुड स्टोरीज, यानी ऐसी कहानी बताइए जिससे लोग आपसे कनेक्ट कर सकें और अच्छी कहानी जो कि टाइडी है, जिनका एक स्ट्रक्चर है। चैप्टर 6 था टीच व्हाट यू नो, यानी वो चीज़ें सिखाइए जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं या जिसमें आपने महारत हासिल कर। चैप्टर 7 था डोंट टर्न इनटू अ ह्यूमन स्पैन, यानी आप ऐसे इंसान मत बनिए जो सिर्फ अपने काम के बारे में ही बात करता है। ऐसे इंसान बनिए जो कि एक कॉन्ट्रीब्यूटर है, दूसरों के साथ भी शेयर करता है, दूसरे को भी इन्वाइट करता है, दूसरों के साथ भी इंगेज करता है। चैप्टर 8 था लर्न टू टेक अ पंच, यानी क्रिटिसिज्म को सही तरीके से लेना स्टार्ट करिए। चैप्टर 9 था सेल आउट, यानी जो भी आपका क्रिएटिव काम है अगर उसको आपके फेयर चार्जेस मिल रहे हैं, फेयर प्राइसेस पे आपको उस काम को सेल आउट कर पा रहे हैं तो उस काम को सेल आउट करके मोनेटाइज करिए। चैप्टर 10 था स्टिक अराउंड, क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है वो एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, तो ज़रूर लंबे रेस के घोड़े बनिए। तो मुझे बताइए आज की बुक समरी आपको कैसी लगी। बहुत ही मेहनत से मैंने ये अपनी डायरी में बहुत सारे नोट्स बनाए थे, बहुत सारी समरीज लिखी थी अपनी डायरी में इस बुक को प्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे फाइनली बताइए कि ये बुक आपको कैसी लगी, कैसे आपकी क्रिएटिविटी और सेल्फ प्रमोशन का प्रोसेस बेहतरीन हुआ। नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बाय बाय।